आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ नंबर 2, जिसका शीर्षक है तलाश। दोस्तों, इस पाठ के पिछले भाग में यानी भाग 4 में हमने भारत माता के बारे में जाना कि किस प्रकार भारत की माता कौन है और भारत की माता की जय का अर्थ क्या होता है। पढ़ते हैं इस पाठ के भाग नंबर 5 को, जिसका नाम है भारत की विविधता और एकता। इस पाठ में हम भारत की विविधता और उसकी एकता के बारे में जानेंगे। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यानी भिन्नताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ तरह तरह की सभ्यताएं, समुदाय, संस्कृति, रीति रिवाज, भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इस सब के बावजूद भारत जो है एक है। और इसी एकता के बारे में हम इस पाठ में यानी इस पाठ के पांचवें भाग में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं यह पाठ, जानेंगे कि लेखक ने भारत की विविधता और एकता के बारे में हमें क्या बताया है। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। लेखक बता रहे हैं कि भारत की जो विविधता है, वह जो भिन्नता है, वह अद्भुत है, प्रकट है, यानी हम साफ तौर पर देख सकते हैं, कोई भी उसे देख सकता है। यानी यहाँ तरह तरह की जातियाँ रहती है, तरह तरह की वेशभूषा वाले लोग हैं, तरह तरह की बोलियाँ यहाँ पर बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती है। यानी यह प्रकट रूप से हम देख सकते हैं कि यह किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं और कौन से राज्य के लोग हैं। यहाँ लेखक यही बता रहे हैं कि कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। इसका ताल्लुक जो है, हमारी भारत की विविधता का ताल्लुक जो है, शारीरिक रूप से भी है। यानी हम किसी भी राज्य में जाएंगे तो एक राज्य का पहनावा दूसरे राज्य से अलग होगा, तरह तरह के रीति रिवाज एक राज्य से दूसरे राज्य से अलग होंगे। यहाँ लेखक यही बता रहे हैं कि मानसिक आदतें और विशेषताएं भी अलग अलग है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। यदि हम बाहर से उत्तर पश्चिमी इलाकों में रहने वाले पठान और दक्षिण भारत में रहने वाले तमिल को यदि देखें तो उन लोगों में कई तरह की भिन्नताएं हमें दिखेंगी। उनकी नस्लें भिन्न है, यानी उनके जो नस्लें हैं वह अलग है। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वह चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उत्तर पश्चिम इलाके में रहने वाले जो पठान हैं और दक्षिण भारत में रहने वाले जो तमिल है, उनके शरीर गठन में फर्क हो सकता है, खाने में फर्क हो सकता है, उनके पहनावे में फर्क हो सकता है और उनकी भाषाएं भी अलग अलग होगी। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उत्तर पश्चिम का जो सीमांत का इलाका है, उसमें मध्य एशिया की गमक है ही। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज, जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। यानी उस उत्तर पश्चिम सीमांत के जो प्रदेश है, उसमें मध्य एशिया के रीति रिवाज दिखाए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। जैसे कश्मीर के अंदर हिमालय के उस पार के देशों की रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है, मनाया जाता है। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। यानी पठान जो लोग होते हैं, उनका जो लोक प्रचलित नृत्य है वह किससे मिलता है? वह नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलता है। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट दिखाई देती है जैसे तमिल की भारत पर दिखाई देती है। यानी पठान भी भारत का हिस्सा है और तमिल भी भारत का हिस्सा है। दोनों में भिन्नताएं हैं, दोनों का खान पान अलग है, पहनावा अलग है, लेकिन दोनों ही भारत का हिस्सा है। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े रहे हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इनकी भिन्नताएं होने के बावजूद ये एक है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश जो है, यानी अफगानिस्तान जो है, भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ है। अब वह किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, आइए जाने। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ
जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि भारत के साथ हजारों रिश्तों से अफगानिस्तान किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो लोग आकर बसे हुए हैं यानी तुर्की और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी है, वह इस्लाम धर्म के आने से पहले बौद्ध थी और बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले वह वैदिक काल में हिंदू थी। इस प्रकार भारत से वह जुड़ी हुई थी हजारों वर्षों से। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र में से था। अब जो सीमांत का क्षेत्र है यानी सीमा के अंत वाला क्षेत्र है जो, वह पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। आज भी हम देखेंगे यदि सीमांत के क्षेत्र में, तो अब भी पुरानी इमारतों, मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष जो है, मलबे जो है, वह हमें दिखाई देंगे। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि के चरम सीमा पर था। यानी हम उत्तर पश्चिमी इलाके में देखेंगे तो हमें ढेरों ध्वस्त अवशेष दिखाई देंगे। विशेष रूप से तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हमें दिखाई देंगे, जो 2000 पहले अपनी प्रसिद्धि के चरम सीमा पर था, जिसे नष्ट कर दिया गया था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से भारतीय विद्यार्थी यहाँ खिंचे आते थे। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से, विभिन्न देशों से विद्यार्थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। अब लोगों ने इस्लाम धर्म को तो अपना लिया, पर उन क्षेत्रों में जो लोगों ने अपनी मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह से बदल नहीं पाई थी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। यहाँ लेखक ने पठान और तमिल के जरिए हमें भारत की विविधता के बारे में बताया था। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इसमें भी गहरी छाप भारतीयता की है। लेखक बता रहे हैं कि पठान और तमिल के बीच में कई सारी जातियां हैं, कई सारे लोग हैं, कई तरह के रीति रिवाजों को अपनाया जाता है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर इन सब अलग अलग विशेषताओं के कारण भी वह भारतीय है, यानी एकता के सूत्र में वह बंधे हुए हैं। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है। अब यह जानकारी जो है वह हैरान कर देने वाली है कि अलग अलग होते हुए भी यह सब एकता के सूत्र में किस प्रकार बंधे हुए हैं। कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से भसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाए रहा। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि यह जानकारी हैरान कर देने वाली है कि इतनी तरह के लोग हैं, यानी बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषाभाषी बोलने वाले लोग हैं। इतनी विशाल जनसमूह वाला लोग है और कैसे सैकड़ों सालों से अपनी अलग अलग इन्होंने पहचान बना रखी है। यानी ये एक सूत्रता में बंधे हुए हैं, अलग अलग इन्होंने पहचान बना रखी है, कोई भी भाषा लुप्त नहीं हुई है सैकड़ों वर्षों से। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोबेश एक से है। इनकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है, यानी पुराने हस्तलिखित अभिलेख भी इनके मिलते हैं हमें। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। अब अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सांस्कृतिक वाले लोग भी भारतीय बने रहे, जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी, यानी भारतीयता थी, और जो नैतिक और मानसिक विशेषताएं थी उनकी, यानी इन सभी भाषा भाषी लोगों की समान थी, वह क्या थी? भारतीयता। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत भी अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि भारत एक संस्कृति थी, एक सभ्यता थी जिसने कई चीज़ों को एक आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में
जज्ब हो गए। कई विदेशी लोगों ने आक्रमण किया हमारे भारत पर और उस संस्कृति को प्रभावित किया, लेकिन वह उसको मिटा नहीं पाए, उसी में वह शामिल हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने का प्रयास को बढ़ावा दिया। अब जैसे ही विघटनकारी तत्व यानी उपद्रव आए हमारे देश में, तो हमारे देश के लोगों ने सामंजस्य यानी तालमेल खोजने का प्रयास को बढ़ावा दिया था। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। यानी सभ्यता का जब विकास हुआ, आरंभ हुआ, तो भारतीय जन समूह ने एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या भारी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या भारी तत्वों या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई थी। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। यानी भारत देश पर कई तरह से भारी आक्रमण हुए, लेकिन भारत देश एकजुट रहा। कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारी संस्कृति को प्रभावित नहीं कर पाया और जितनी भी हमारी विविधताएं थी, सभी ने उसको प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हो, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है। यहाँ लेखक बता रहे हैं, किसी एक देश के समूह में चाहे वे कितने ही घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हो, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है। उस समय की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। अब उस देश की जब एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देश के समूह से की जाती है। यदि हम देखें कि भारत के राज्य जो है वह एक राज्य दूसरे राज्य से भिन्न होगा, लेकिन यदि हम दूसरे देश से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हम भारत का नाम लेंगे, ना कि किसी राज्य का। हम कहेंगे कि हम भारतीय हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम उस राज्य से बिलोंग करते हैं, हम अपने आप को भारतीय बताएंगे। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूह की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि यह बात अलग है कि अक्सर जो निकटवर्ती समूह जो लोग हैं उनकी भिन्नताएं और सीमा के अंत में रहने वाले जो लोग हैं वे एक हो जाते हैं या उनकी जो संस्कृति है वह धुंधली पड़ जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था। यानी प्राचीन भारत और मध्य युगीन भारत में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। यानी राजा रजवाड़ों का महत्व ज़्यादा था, धार्मिक स्थिति उस समय ज़्यादा थी और जातीय संबंधों का महत्व उस समय अधिक था प्राचीन और मध्य युग के भारत में। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता था। लेखक बता रहे हैं कि मेरा विचार यह है कि जो हमें इतिहास हम देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उसको पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि यदि एक भारतवासी किसी भी भारत के हिस्से में जाएगा तो वह उसे अपना ही घर समझेगा, उसे अपने ही घर जैसी अनुभूति होगी। जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। यानी इतिहास के समय में यदि कोई भारतीय जो है वह अपने देश के किसी भी हिस्से में जाएगा तो उसे अपने जैसा लगाव महसूस होता था, अनुभूति होती थी। यदि भारतीय जो व्यक्ति इतिहास के समय में यदि मध्ययुगीन समय में दूसरे देश में जाता था तो वहां पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था अपने आप को। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। अब जिन उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक दूसरे देश की संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध कम होता था। वह लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। अब लेखक बता रहे हैं कि वे लोग जो गैर भारतीय थे और गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे, वे भारत में आकर बस गए और कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के बाद वे भारतीय हो गए। जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। यहूदी, पारसी और मुसलमान जो है वे भारतीय नहीं थे, यानी भारत के बाहर से आए हुए लोग थे। अब
भारत के बाहर से लोग ये जो आ जाते हैं और उनकी कई पीढ़ियाँ गुजर जाती है और पीढ़ियों के गुजर जाने के बाद वह भारतीय हो जाते हैं। जिन भारतीयों ने धर्म को स्वीकार कर लिया, वह भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया यानी यहूदी, पारसी और मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया, वह भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहते हैं यानी उनकी जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, वह भारतीय ही रहती है। आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा परिभाषा कहीं अधिक विकसित हो चुकी है, तो विदेशों में जो भारतीय अनिवार्य रूप से रह रहे हैं, वह एकजुट होकर रहते हैं। यानी भारतीय जो रहते हैं, वह एकजुट होकर वहाँ रहते हैं। भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो, भले ही उनके अंदर कई तरह के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वह एकजुट होकर बाहरी बाहरी देश में रहते हैं यानी दूसरे देशों में, विदेशों में रहते हैं। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए, उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि एक हिंदुस्तानी जो ईसाई है, यदि वह अपने ईसाई देश में यानी दूसरे ईसाई देश में जाएगा, तो उसे हिंदुस्तानी ईसाई ही माना जाएगा, यानी उसे हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को यदि तुर्की, अरब या ईरान ये तीनों देश ऐसे हैं जहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रभुत्व है, यानी मुसलमान यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। यदि कोई हिंदुस्तानी मुसलमान इन तीनों देशों में से किसी भी देश में जाएगा, तो उसे हिंदुस्तानी ही समझा जाएगा, उसे वहाँ के देश की राष्ट्रीयता नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। हम अपनी मातृभूमि के बारे में अलग अलग सोच रखते हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती है। लेखक बताते हैं कि जब मैं भारत देश के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे मन में बहुत सारी बातें उठती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांव के बारे में। यहाँ लेखक बताते हैं कि मेरे अंदर बहुत सी बातें आती है भारत के बारे में। मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ भारत के दूर दूर तक फैले मैदानों के बारे में, उन मैदानों में बसे छोटे छोटे अनगिनत गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की है। मैं उन कस्बों के बारे में सोचता हूँ, उन शहरों के बारे में सोचता हूँ जो भारत में स्थित है और मैंने उन कस्बों और शहरों की यात्रा की है। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। लेखक आगे बताते हैं, मैं उस बारिश के बारे में सोचता हूँ जो झुलसी हुई धरती को भिगा देती है और उसमें नए जीवन का संचार और हरियाली फैला देती है। विशाल नदियाँ और उनके बहते जल के बारे में अब लेखक बताते हैं कि मैं बड़ी नदियों के बारे में सोचता हूँ जो भारत में है और उनके बहते जल के बारे में सोचता हूँ। ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में सोचता हूँ, यानी ठंड के बारे में सोचता हूँ और खैबर पास के बारे में सोचता हूँ जो बर्फ से ढके हुए हैं। भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में यानी भारत के दक्षिणी इलाकों के बारे में सोचता हूँ। लोगों के बारे में, व्यक्ति के और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है। लेखक बता रहे हैं कि मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में सोचता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं किसके बारे में सोचता हूँ? बर्फ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी के घाटी के बारे में सोचता हूँ, जिन पर नए नए फूल आए हुए होते हैं और जिसके बीच से कलकल खलकल करता झरना बहता है। बसंत ऋतु में नए नए फूल आते हैं किसी पहाड़ी की घाटी पर और उनके बीच में से शोर बचाता हुआ झरना बहता है। मैं इस बारे में सोचता हूँ। लेखक आगे बताते हैं, हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। हम किसी भी जगह के बारे में एक तस्वीर बनाते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। तो दोस्तों, यह था इस पाठ का 5वां भाग, भारत की विविधता और एकता।
इस पाठ में हमने जाना कि भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, कई तरह के यहाँ पर लोग हैं, लेकिन वह एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। और एकता के सूत्र में बंधे होने के बावजूद वह हिंदुस्तानी कहलाते हैं, चाहे वह किसी भी देश में जाए, चाहे वह मुस्लिम देश में जाए, चाहे वह ईसाई देश में जाए। यदि हिंदुस्तानी ईसाई किसी ईसाई धर्म को मानने वाले देश में जाता है, तो वह हिंदुस्तानी ही कहलाया जाएगा। यदि कोई मुसलमान इस्लाम धर्म वाले देश में जाता है, तो वह हिंदुस्तानी ही कहलाया जाएगा। फिर लेखक आगे भारत के मैदानों के बारे में सोचते हैं, गाँव के बारे में सोचते हैं, कस्बों के बारे में सोचते हैं। फिर लेखक अपने कश्मीर के बारे में सोचते हैं, हिमालय के बारे में सोचते हैं। फिर अंत में लेखक बताते हैं कि हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। तो दोस्तों, यह था पाठ तलाश का भाग नंबर 5, भारत की विविधता और एकता। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।